हे गाइस, दिस इज़ राज और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी के पीवाईक्यूज़। इकोनॉमी के पीवाईक्यूज़ बहुत ही क्रूशियल होते हैं। एक तो इकोनॉमी बहुत ही बोझिल लगता है, वैसे ही टेक्निकल लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि इकोनॉमी की क्वेश्चन करना लोहे के चने चबाने जैसा है। और लोग कहते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करनी चाहिए। यस, पीवाईक्यू सॉल्व इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पीवाईक्यूज़ आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि मिनिमम नॉलेज में भी आप किस तरह मैक्सिमाइज़ रिजल्ट ला सकते हो। जब आप पीवाईक्यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो आपको एक अलग ही फीलिंग्स आना स्टार्ट होती है कि हाँ यार, चीज़ें डूएबल होती है। अपन क्या करते हैं कि नॉलेज लेते जाते हैं बट उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ मोर ऑफ ए स्किल। जितना आपके पास नॉलेज है उसमें मिनिमम नॉलेज में भी आप काम कर सकते हो। देखो, एनालिस पीवाईक्यूज करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक आपकी एक अंदर एक स्किल डेवलप हो जाती है और उस स्किल के बलबूते पर ही आप जो है उस एग्ज़ाम को टैकल कर पाते हो। स्टिल फिर भी कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होती है। ऐसा नहीं कि केवल पीवाईक्यूज कर लेने से कुछ हो जाता है। आपके पास एक नॉलेज का लेवल होता है ना, उसके बाद आप अपनी स्किल्स को आजमाते हो। कलाबाजी आदमी तभी कर सकता है जब उसके पास उस फील्ड की थोड़ी अच्छी ठीक ठाक सी नॉलेज हो, बट मिनिमम नॉलेज में भी आप किस तरह मैक्सिमाइज रिजल्ट ला सकते हो उसमें पीवाईक्यूज आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग। देखो, मैंने कुछ चीज़ें मेंशन करके रखी है यहाँ पे कि 4 रीजन बिहाइंड इनकरेक्ट रिस्पॉन्स इन ओएमआर। अपने ओएमआर में कुछ चीज़ें गलत हो जाती है ना, जैसे कि क्वेश्चन क्यों गलत होता है, उसके 4 रीजंस होते हैं। जैसे कि लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। तो लेक ऑफ इन्फॉर जब आपके पास उस चीज़ की जानकारी नहीं है तब तो आप गलत करो तो चलो वो तो ठीक है, गलत हो गया। बट दूसरी चीज़ होती है कि आपके पास एनालिटिकल स्किल भी नहीं होती है ना। एनालिटिकल एनालिसिस की स्किल जब आपके पास नहीं होती तब भी आपके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। और ये तो डेवलप आप जब जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस पर डिपेंड करेगी आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। तीसरी बात होती है कि हड़बड़ी में अपने को क्वेश्चन आते भी है तो अपन सिली मिस्टेक कर देते हैं। सिली मिस्टेक्स क्यों होती है? क्योंकि अपने में पेशेंस नहीं होता। अपने को लगता है कि मुझे आता है और आप ऐसे में क्या करते हो, अपना फोकस खो देते हो और उसके बाद अटेम्प्ट कर देते हो क्वेश्चन और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये बेसिकली एक ब्लंडर होता है। अगेन, जो चौथा जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक हो सकती है या फिर जो रीज़न हो सकता है जो गलत ऑप्शन जाने का या फिर गलत करने का, वो ये होता है कि आपके पास एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, जो एक रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं जो है खामियाँ होती है। इससे क्या होता है कि आप वाइल्ड गेसेस करते हो, वाइल्ड गेसेस करने पर आपके चांसेस जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चन में अटेम्प्ट लो जिनमें आप बिल्कुल थोड़ी बहुत 50-60% श्योर हो। उसके अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो उसको मैक्सिमम टाइम पे छोड़ने का प्रयास करो। दैट वुड बी करेक्ट। एक चीज़ मैं और जाना यहाँ कहना चाहूँगा कि अटेम्प्ट कितने करनी चाहिए। अटेम्प्ट की बात जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि देखो, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है अपना अपना। उसमें से अगर 60 क्वेश्चन आपको करेक्ट कर लो और 40 क्वेश्चन गलत भी करो तब भी आपका एग्जाम जो है कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। आप एक सर्टेन लेवल ऑफ अगर रहते हो तो उसमें क्या है कि गलत तो फिर भी होंगे, क्योंकि श्योरिटी किसी को नहीं होती है। बट आप 60 के आसपास जाते हो ना, 60 क्वेश्चन के आप अगर आसपास आप करेक्ट हो जाते हो, उसके बाद अगर आपकी 40 गलत भी हो जाए तो भी आप जो है क्वालिफाई कर जाते हो। सो ये एक छोटा सा जो है एक यूँ कह सकते हो कि ओवरव्यू था कि किस तरह क्वेश्चन करने चाहिए। अब अपन इकोनॉमी के पीवाई को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अपने को ये एक चीज़ देखने को मिलेगी किस तरह चीट कोड जो आजकल अपन बोलते हैं कि किस तरह एनालिसिस से अपन किस तरह जो है क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, कि एलिमिनेशन टेक्निक कितना काम करती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। तीसरा है कि आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो देखो, कुछ अगर देखो, अगर नॉलेज होता है तब अपन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में आरबीआई का कहीं जिक्र नहीं है, राइट। तो सेकंड ऑप्शन जो है गलत हो गया, है ना। सेकंड ऑप्शन गलत होते ही दूसरा गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अपना आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 1 और 3। बाकी ये दोनों करेक्ट हुए, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन को आराम से करा जा सकता था कि अगर एक स्टेटमेंट आपको नहीं पता है, स्टेटमेंट आपको पता है कि भारतीय संविधान में आरबीआई का कोई जिक्र नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का प्रावधान भुगतान करेगा। तो देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि सभी अनियत मजदूर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ऑल जो लेबर है, जो अनियत मजदूर है, क्या वो जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके सुरक्षा के हकदार है? तो ऐसा तो पता नहीं, बिल्कुल एक्सट्रीम में तो नहीं जा सकते। बट क्या अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और समय पर भुगतान के हकदार है? तो बिल्कुल। जो ट्रेड यूनियंस होती है ना, सॉरी, जो लेबर यूनियंस होती है वो आपको पता है कि वो कितनी उनके अधिकारों को लेकर के जागरूक रहती है, उनके जो अधिकार है उनको लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद करती है। तो वो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गलत है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आपका ऑटोमेटिक आंसर क्या रहा, वापस से बी, 2 और 3 ऑल ऑटोमेटिकली करेक्ट। और ये एक्सट्रीम भी नहीं है ना। कार्य समय और समय पर भुगतान का तो संविधान में जिक्र भी किया गया, आपको इनके बारे में जानकारी भी ऑटोमेटिकली है ना। सरकार एक नोटिफिकेशन भी दे सकती है जिसमें कि मजदूरी जो है ऑनलाइन भुगतान ही करनी पड़ेगी, ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। तो ये देखो, ये भी एलिमिनेशन से हो रहा है ना। तीसरा स्टेटमेंट जब अपन देखते हैं तो कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? कि जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है ना,
इकोनॉमिक रिसेशन, तब सरकार के द्वारा कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो कर दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, कर की दरों में कटौती, है ना, टैक्स रेट में अगर कटौती करके साथ टैक्स रेट में कटौती और जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, तो बिल्कुल नहीं है ना। आर्थिक मंदी है मतलब इकोनॉमी में पैसा क्या है, मनी वैसे ही कम है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, कर की दरों में वृद्धि के साथ ब्याज दर में कमी करना, सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में कमी करना। देखो इकोनॉमिक रिसेशन में क्या होता है कि जब लोगों के पास पैसा नहीं तो सरकार अपनी तरफ से पैसा देगी ना, सरकार अपनी तरफ से इकोनॉमी में क्या देगी, क्या डालेगी, पैसा डालेगी। तो सरकार परियोजना में व्यय को कम नहीं कर सकती। यहाँ सार्वजनिक परियोजना में व्यय में वृद्धि करने की सरकार की योजना रहेगी। जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि क्या लाई थी सरकार, 20,000 करोड़ का एक पैकेज लेके आई थी ना, तो उस तरह का। तो ये उसी टाइम का क्वेश्चन है, तो ये सही हो जाएगा, राइट। अगेन जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है, कि अगर इनमें से कि अदर जो फिनोमेना, अदर जो चीज़ें हैं वो अपरिवर्तित रहे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो, फिर भी किसी भी जो वस्तु है ना, किसी भी वस्तु की मांग में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। जैसे कि अगर इसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, कि इसका जो रिप्लेसमेंट है कि किसी एक वस्तु की जगह अगर दूसरी वस्तु इस्तेमाल की जाए और उसमें उसकी रेट्स में वृद्धि हो, तो क्या फिर भी उसकी बाजार में मांग बढ़ेगी। इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो भी क्या इसके रेट में बढ़ोतरी होगी। वस्तु घटिया किस्म की है, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है तो भी क्या रेट बढ़ेगी। देखो वस्तु की जो जो गुड्स है ना, जो चीज़ है उसकी घटिया किस्म की है वो, ठीक है, घटिया किस्म की है, फिर भी क्या जो कंज्यूमर होंगे उनके आय में वृद्धि, तो क्या वो वस्तु को खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे। ऑब्वियस बात है कि अगर 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 कंज्यूमर्स की जो इनकम का लेवल है ना, वो इनकम का लेवल अच्छा है तो वो घटिया वस्तुएं क्यों खरीदेंगे, राइट। तो अगर ऐसा है तो ये जो स्टेटमेंट गलत हो जाता है ना, तो तीसरा गलत, तो ये ऑल 3 ऑप्शन लिमिटेड, रिमेनिंग ऑप्शन इज ए, तो ये ऑटोमेटिकली 1 और 4, ठीक है। मांग कब बढ़ सकती है, 1 और 4 पे। अगर इसकी सब्स्टिट्यूट कोई है तो उसमें वृद्धि हो तब, और इसकी कीमत घटे तब उसकी मांग में वृद्धि होगी। जैसे कि आप सपोज करो कि जैसे आलू है ना, आलू 50 रुपये किलो है, ठीक है। अब ये चूंकि हाई, अभी रेट इसकी ज़्यादा है ना, इसी का कोई सब्स्टिट्यूट है ना, इसी का कोई सब्स्टिट्यूट है, उसकी अगर कीमत बढ़ रही है, ठीक है, तो इसकी रेट बढ़ जाएगी। और अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे, होल्डिंग करने का प्रयास करेंगे, वो अपने पास इसको स्टोर करेंगे ताकि उनको बाद में काम आएगा, है ना। तो ये भी इसका एक रीजन हो सकता है। अगेन जो पांचवा क्वेश्चन वही है कि शहरी सहकारी बैंकों, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, यूसीबीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में क्वेश्चन था कि इनमें से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए कि राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय मंडलों द्वारा पर्यवेक्षण और विनियमन किया जाता है, कि जो यूसीबी होते हैं उनको कौन चलाता है, जो राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल होते हैं वो उनका पर्यवेक्षण और विनियमन करते हैं। क्या वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, है ना, इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी क्या कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1996 के एक संशोधन द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। तो देखो यूसीबी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है, ठीक है, स्थानीय मंडल का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो पहला ऑप्शन गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन वेंट रॉन्ग, वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑप्शन वेंट रॉन्ग, तो ये तीनों गलत हो गए, बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 और करेक्ट है। तो इस तरह एलिमिनेशन चीज़ काम करती है, राइट। जब आपको एक चीज़ पता होती है, कभी कभी इस तरह के संयोग बन जाते हैं कि क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट ऐसी मिली जो गलत है, वो 3 ऑप्शन में रिपीटेड है, तो वो 3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, आपका जो बचेगा, जो ऑप्शन बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सो अगेन भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है ना। भारतीय जो सरकारी बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी, जी जिसको बोलते हैं, उसका जो आउटकम होता है ना, आउटकम, ठीक है, या उसका प्रतिफल बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो किस किस से अफेक्ट करता है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से, मुद्रास्फीति और अल्पावधि बाजार से, तो वैसी बात इससे होता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व है, उसकी कार्रवाई भी तो उससे तो निश्चित रूप से होगा ही सी। तो यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये आपके एनालिटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज का इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। अगेन देखो विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, विदेशी वैश्विक निक्षेपकार रिपोजिटरीज और अनिवासी विदेशी जमा। अब ये कह रहे हैं कि इसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किसको किया जा सकता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई में किसको काउंट किया जा सकता है, एफडीआई किसको बोल सकते हैं इन्वेस्ट। तो अनिवासी विदेशी रेमिटेंसेस होती है ना, ये क्या है, रेमिटेंस है ये बेसिकली, जो बाहर लोग रहते हैं भारत के, वो जो भी घर में पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना, तो ये तो गलत हो गया, तो चौथा गलत हो, मतलब ये दोनों गलत हो गए। बाकी जो तीनों हैं ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन से आ रहा है इंडिया के अंदर, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3, राइट। अगेन आठवां क्वेश्चन है कि क्या किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव वह है कि अनिवार्य रूप से विदेशी बाजार में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। देखो मुद्रा का अवमूल्यन क्या है,
मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, इसको आप समझो कि जैसे कि आप ये समझो कि $1 की रेट जो है 80 रुपये है, ठीक है। कल को ये हो जाए $1 की रेट जो हो जाए क्या हो जाए, इसको 82 हो जाए, मतलब अपने को अगर $1 खरीदना तो 82 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब अपन कॉस्टली पड़ेंगे, राइट। डॉलर की जो रेट है वो इंडियन रुपीज़ के कंटेक्स्ट में बढ़ रही है। तो ये अवमूल्यन है कि भारत की जो मुद्रा है उसकी क्या होगी, एक वैल्यू जो हो रही है वो ग्लोबल लेवल पे कम हो रही है। तो वैसी बात है, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, ठीक है। घरेलू मुद्रा की विदेशी मूल्य को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इससे व्यापार संतुलन में सुधार आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ओनली वन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है ना, एनालिटिकल क्वेश्चन। देखो एलिमिनेशन टेक्निक आपकी जो हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगी, कहाँ कभी कभी आपको एनालिसिस में भी जाना पड़ेगा, राइट। पहले आपका नॉलेज आता है, ठीक है, फिर आपकी स्किल आती है ना, फिर आपका एनालिसिस आता है, फिर आपको एक रिजल्ट मिलता है, राइट। कसर मतलब तैयारी में जब कसर हो तब तक आपको इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। अगेन 9वां क्वेश्चन है कि काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का मुख्य कारण है। देखो ब्लैक मनी क्या होता है ना, ब्लैक मनी बेसिकली ऐसा धन होता है जिस पर कि कोई टैक्स ना दे, ठीक है, जिस पर टैक्स ना दिया गया हो। ये डेफिनेशन सबको पता है, और जब ये डेफिनेशन आपको पता है तो obvious सी बात है कि जब टैक्स नहीं दिया जा रहा तो इसमें स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास के निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन इससे कोई मतलब नहीं। अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय, इससे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक दलों को बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का विकास, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं। कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता है कि ब्लैक मनी की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर सरकार को किसी मनी पर उसको टैक्स नहीं मिला तो वो बेसिकली काले धन की कैटेगरी में आएगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो सरकार का मुख्य चिंता का विषय ये है कि ब्लैक मनी जो है, जो सरकार की निगाहों में नहीं, सरकार के आंकड़ों में नहीं, सरकार की डेटा में नहीं है, जो मुद्रा वो ब्लैक मनी के इसमें आती है, क्योंकि जहाँ टैक्स जिस मुद्रा पर टैक्स भर दिया जाता है, जिस इनकम पर टैक्स भर दिया जाता है वो वाइट हो जाती है, राइट। वो सरकार के बही खाते में दर्ज हो जाती है कि हाँ ये मनी मार्केट में है। बट ऐसा पैसा जिसके बारे में सरकार को पता ही नहीं है, वो क्या है, सरकार की आंखों के सामने अंधेरा है बेसिकली, उसके बारे में पता है कितना मनी है कि नहीं, राइट। तो कर अपवंचन है बेसिकली उसमें देखा जाएगा, जिससे सरकार को लॉस होता है कि उसको टैक्स नहीं मिला उसमें से कर, ठीक है। अगेन निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, मुद्रास्फीति कारक हो सकता है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट ऐसा है जो सर्वाधिक इन्फ्लेशन ला सकता है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि रेट में वृद्धि हो जाना है ना, प्राइजेस की वृद्धि, यही तो होता है ना। सार्वजनिक ऋण की चुकौती, नहीं बिल्कुल नहीं। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, इससे भी इन्फ्लेशन नहीं आ सकता, ऑब्वियस सी बात है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, उधार लेने से मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुद्रास्फीति आएगी, है ना, प्राइसेस बढ़ेगी। बट बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन कर देना, एक्स्ट्रा मनी बना देना, एक्स्ट्रा मनी छाप देना, कि सरकार के पास तो अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, छाप ही सकती है। बट अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा पूरे मार्केट में, और उससे क्या हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे सभी की। जब पैसा रहेगा तो कोई भी कितना भी पैसा देके किसी भी चीज़ को खरीद सकता है। ऐसे में पैसे की लिक्विडिटी जो है बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी जो है बहुत ही बढ़ जाएगी, राइट। तो ये चीज़ जो है मुद्रास्फीति कारक हो सकती है सर्वाधिक, ठीक है। अगेन निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि हो सकती है, मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है, मनी मल्टीप्लायर, है ना, मनी मल्टीप्लायर। किससे अर्थव्यवस्था में क्या हो सकती है, मुद्रा गुणों में वृद्धि हो सकती है कि बैंकों में जो आरक्षित निधि अनुपात होता है ना, इसको बोलते हैं CRR, है ना, इसके अनुपात में वृद्धि हो जाए तो, SLR जो सामरिक चल निधि अनुपात में वृद्धि हो जाए तो, या फिर लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि हो जाए तो, या देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि जो जितना मनी है, जैसे कि 100 रुपये ही अर्थव्यवस्था में है, बट 100 रुपये से ही इसको बना के 400 कर दे, है ना, ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि मनी खुद को मल्टीप्लाई करे। तो इससे कुछ नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता। लोगों की बैंकिंग आदतें अगर बढ़ेंगी, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, जैसे कि पैसा पैसे को बनाता है, वही वाली बात है यहाँ पे कि पैसा पैसे को बनाता है, बैंकिंग आदतें लोगों की अच्छी होंगी तो वो क्या बनाएंगे, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, है ना, वो पैसे को अच्छी जगह लगा सकते हैं जिससे कि पैसा पैसे को बनाए, इंटरेस्ट मिले, या फिर ऐसा प्रोडक्शन हो जिससे कि उनको इनकम में बढ़े। तो बैंकिंग आदतों में वृद्धि ही मनी मल्टीप्लायर का काम कर सकती है। देश की जनसंख्या में वृद्धि से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 12वां ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। मांग प्रेरित, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। किन कारणों से हो सकती है, देखो डिमांड पुल बढ़ती ब्याज दर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आप एक ऑप्शन को देखो, विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन, है ना, मुद्रास्फीति सूचकांक, मजदूरी इन्फ्लेशन वेजेज, मुद्रास्फीति सूचकांकन, मजदूरी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन वेजेस। ये इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन वेजेस क्या होते हैं, इसको समझो आप एक सेकंड। क्या होता है कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ रही है, तो मजदूरी की दरें भी उसी अनुपात में बढ़ा दी जाती है, इंडेक्सेशन होता है बेसिकली। उच्च क्रय शक्ति हो जाए कि अगर सबकी इनकम बढ़ जाए तो उनकी हाई परचेसिंग पावर पैरिटी हो जाएगी ना, परचेसिंग पावर हो जाएगी। और बढ़ती ब्याज दरें, अगर ब्याज दरें ज़्यादा हो जाएंगी
ठीक है, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड पुल कैसे होगा, वो तो घट जाएगा ना। तो पाँचवा जो अगर ब्याज दरें बढ़ी है तो इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन में वृद्धि हो जाएगी, राइट। तो पाँचवा जहाँ है वो गलत हो जाएंगे, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन टेक्निक काम कर जाएगा, तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, राइट। अगेन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि खुदरा निवेशक डिमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। खुदरा निवेशक, रिटेल क्या होता है, जो कि नॉर्मल आम इंसान होता है ना, क्या वो ये चीज़ें कर सकता है कि प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, जो ट्रेजरी बिल होते हैं, है ना, ट्रेजरी बिल होते हैं या फिर सरकार के ऋण बॉन्ड होते हैं जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उनमें निवेश कर सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकता है। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान मैचिंग, नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, भारत रिजर्व बैंक का एक सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है क्या, है ना। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये दोनों ही करेक्ट है, सॉरी, ओके, ये नहीं है ना, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के संयुक्त रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता है, राइट। अगेन, वोटर क्रेडिट क्या है, देखो वोटर क्रेडिट, ये जो ऑल द क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2021 के हैं, राइट। यहाँ पे वोटर क्रेडिट पूछा है कि वोटर क्रेडिट क्या होता है। अगर आपने पढ़ा हो तो कार्बन क्रेडिट की बात आती है ना, कार्बन क्रेडिट, उसी तरह का ये भी है। तो ये क्या है बेसिकली, ये स्वच्छता क्षेत्र में कार्य क्षेत्र के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों, माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। यह वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्काल तत्वाधान में प्रारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों की सहायकी को बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थन बनाना है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। माइक्रो फाइनेंस टूल है बेसिकली, इसको मोनेटाइज करना ही है बेसिकली एक तरह से, तो पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक और WHO से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा बहुत ये टर्मिनोलॉजी उस टाइम पे न्यूज़ में रही है ना, इस बार भी न्यूज़ में रही होंगी, टर्मिनोलॉजी बिल्कुल काम आएंगी, तो उनको माइंड में रखना ही पड़ेगा, राइट। तो ये किसका है, वर्ल्ड बैंक और WHO का नहीं है, बट ये माइक्रो फाइनेंस टूल है, और ये जो गरीब लोग हैं उनको बिना किसी सब्सिडी के सहायकी के बिना जल संबंधी आवश्यकता की पूरी करने में समर्थ बनाना है। अगेन, भारत में अंतिम उधारकर्ता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कौन है, RBI, है ना, केंद्रीय बैंक के रूप में RBI काम करता है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, इस रूप में फंक्शन क्या होता है इसका, देखो RBI किन के लिए होता है, बैंक्स के लिए होता है, राइट। RBI बैंक्स के लिए होता है, तो बैंक्स में इसका बैंकों को जब अंतिम घड़ी में अगर कोई इनको सहायता कर सकता है तो वो RBI कर सकता है। तो अस्थायी संकट के दौरान बैंकों के लिए चल निधि अनुपात उपलब्ध कराना, बजटीय घाटों की वित्तीय के लिए सरकारों को ऋण देना, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने के दौरान व्यापारिक उद्योगों को निकायों को ऋण प्रदान करना, इसका कोई काम नहीं है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट में इसका सेंस नहीं बनता, ये फाइनेंस भी नहीं करता बजट घाटों को इनको, बट ये बैंकों को जो क्या करता है, एक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे, जहाँ पर आपने देखा होगा कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके एलिमिनेशन से थे, बाकी अप्लाइड क्वेश्चन थे, है ना। तो ये मोर ऑफ प्रैक्टिस है ना, एलिमिनेशन आपको तब ज़्यादा आएंगे जब आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पार्शियल नॉलेज होगा, बट ये आपकी मोर ऑफ प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, हाउ मच यू प्रैक्टिस, बिकॉज इट हैज़ बीन सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। जो भी अदर और PYQs मुझे मिलेंगे मैं उनको डेफिनेटली लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें क्या कमियाँ रही वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में सुधार कर सकूँ। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सोल्विंग द PYQs। आप भी करो इस तरह के, खुद की रिसर्च पे आप जब करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो ये मोर ऑफ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।